थ्योरी के ड्रॉबैक, सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि इसने जो कहा ट्रू रिगाइन कंडीशन वो जनरली थ्योरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो पहला ड्रॉबैक तो ये लिखूंगा कि ट्रू रिगाइन कंडीशंस वो क्या है, वो हाइपोथेटिकल है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, इसने कहा कि इसके लिए जो रिगाइन चैनल अडॉप्ट होगा वो इलिप्टिकल होगा, बट किसी भी इक्वेशन में इसका नहीं था कुछ ऐसा। समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग जेंटलमैन हियर? सो ही सेड कि रिगाइन चैनल कंडीशन, रिगाइन चैनल कौन सा अडॉप्ट करा जा रहा है? इलिप्टिकल। बट नो इक्वेशन सेटिस्फाई एलिप्टिकल सेक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। कोई इक्वेशन एलिप्टिकल सेक्शन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रही थी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये जरूरी है आप लोगों को रखना है याद। तीसरी चीज, इसने रिगाइन की कंडीशंस को एकदम बढ़िया से क्लियरली डिफाइन नहीं करा था। इसने मेजरली तो ये भी नहीं अडॉप्ट करा था कि सिल्टिंग इज इक्वल टू स्कोरिंग, ढंग से नहीं बताया। इवन बेड स्लोप के बारे में भी इसने ये कहा था कि बेड स्लोप बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सिल्टिंग होगी, लेकिन वो किस पोजीशन में बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कौन सा पैटर्न फॉलो होगा सिल्ट के थ्रू, कुछ नहीं बताया था। तो लिखेंगे कि रिगाइन कंडीशंस नॉट डिफाइंड प्रॉपरली। ये कुछ इसकी ड्रॉबैक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। अभी जेंटलमैन आई वांट टू आस्क यू वन थिंग दैट कि आप लोग अगर कहो तो मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पर ही करवा देता हूं, एक डिजाइनिंग का न्यूमेरिकल, आसान, बहुत आसान है, फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं होता। और अगर कहो तो मैं 2-3 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो जल्दी से मेरे को एक बार सजेशन दो आप लोग कि अगर आप कहो तो मैं आपको बोर्ड पर करा देता हूं न्यूमेरिकल, बट इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, इट विल कंज्यूम 15 मिनट्स के आसपास, ठीक है, समझाना करवाना। बट आई एम डैम श्योर इफ यू विल डू इट विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ तो कुछ नहीं होगा, वो 5 मिनट में आप सारा समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जल्दी मुझे बताओ प्यारे दोस्तों कि बोर्ड पर कराऊं कि पीडीएफ दूं, जल्दी से करूं। चलिए, बहुत बच्चे बोर्ड की तरफ कह रहे हैं, चलो यार आ गया बस आंसर बोर्ड पर ही, बहुत बच्चों ने लिखा तो बोर्ड पे ही करा देता हूं। चलिए यार लिखेंगे क्वेश्चन, जरा मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन लिखेंगे। The question is given to me as design an irrigation canal टू कैरी 50 क्यूमेक ऑफ डिस्चार्ज। आपको क्या करना है, एक कैनाल डिजाइन करना है जिसका डिस्चार्ज मुझे गिवन है 50 क्यूमेक, ठीक है। आगे मुझे कह रहा है द कैनाल इज लेड ऑन द बेड स्लोप ऑफ, बेड स्लोप कितने का गिवन है, 1/4000 का। आगे मुझे कह रहा है कि द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, द क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज 1.1 and the question is given to me as use utter velocity coefficient, कटर्स वेलोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू मुझे गिवन है और मुझे कह रहा है कि आपके जो साइड स्लोप हैं, आपके जो साइड स्लोप हैं वो 1:2 है, यानी 1 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल है। तो यहां पर आपको ये डाटा गिवन है कि डिजाइन अ कैनाल यूजिंग द कैनाडी मेथड, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो तो वहीं पर यूज हुई थी, मेरे को कॉमन सेंस है ये चीज। तो क्यू मेरे को गिवन है 50 क्यूमेक का, बेड स्लोप मुझे गिवन है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो मुझे गिवन है, एन मुझे गिवन है जो कटर्स इक्वेशन में यूज करते हैं, और साइड स्लोप मुझे गिवन है। सो जेंटलमैन आप लोगों को डिजाइन करना है। डिजाइन करने का पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ना हमेशा याद रखना कि ये 1:2 है ना,
तो आप इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करो कि आपका वर्टिकल वाला 1 बन जाए। कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा इस चीज में, मैं पहले बताऊं। तो यहां पर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1:2, 1/2:1, सेम ही तो है दोनों के दोनों भैया। इसका 1 2 के लिए था, इसका आधा 1 के लिए होगा, सेम ही चीज है। वो चीज असल में मैं यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने करी थी। कहां करूंगा देखेंगे। सबसे पहली चीज तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। मैं आपको डिजाइन की कंडीशन बताता हूं, देखो क्या होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो मैंने आपको बताई थी, स्कोरिंग सिल्टिंग जहां बंद हो जाती है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, डिजाइन करने में एक ही कंडीशन चेक होती है कि आपका क्रिटिकल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू मीन वेलोसिटी है कि नहीं। यह बात याद रखना, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी है कि नहीं, यह बात याद रखना आप लोग। अगर ये फॉलो होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर 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 बहुत सारे मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। इटरेटिव मेथड है ये। कैसे है देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करने वाले हैं, यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहला स्टेप आप लोग लिखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करो। उसका फॉर्मूला था आई थिंक कितना था, 0.55 m y की पावर 0.64, ये फॉर्मूला था। जरा सुनो मेरी इस बात को। यहां पर बात आती है ये y कितना है, ये तो गिवन ही नहीं है, ये आप अपनी तरफ से लेकर चलोगे। ठीक है, अपनी तरफ से अडॉप्ट कर कर चलोगे। मैं कहता हूं कि आपने इस y को 2.5 मीटर मान लिया सपोज। तो भैया जब आप इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे ना, m कितना 1.1, तो आपका v क्रिटिकल आ रहा है 1.087 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया फर्स्ट स्टेप क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो का। अब निकालना क्या है, मीन वेलोसिटी रेशियो। हाउ विल यू फाइंड इट? अरे बड़ा सिंपल सा है मीन वेलोसिटी रेशियो निकालना। मैं डाटा मिटा रहा हूं सारा। मीन वेलोसिटी रेशियो, सॉरी, मीन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कटर्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और कटर्स इक्वेशन में आप देख रहे थे y/r/n और बेड स्लोप, ये यूज हो रहे थे सारे के सारे। यहां पर आपको y पता है, आपने 2.5 ले लिया, n आपको क्वेश्चन में गिवन है, s आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन r नहीं पता। अभी r कैसे निकालोगे? r आपको फॉर्मूला पता है ना देवी और सज्जनों, a/p होता है। क्लियर आ रहा है? a निकालना पड़ेगा। a क्या है? एरिया। अरे एरिया कैसे निकालोगे? हाँ, मेरे को पता है डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, और ये वेलोसिटी कौन से वाली, क्रिटिकल अडॉप्ट कर लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं डिस्चार्ज अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो एरिया कितना आ जाएगा, 50 अपॉन में 1.087। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया एज 45.9 मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आपको एक चीज पता है, सपोज क्या, मैं तो यही कह रहा हूं कि आप इसको कैनाडी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हो। तो कैनाडी ने मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा सेक्शन माना था? कैनाडी ने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन माना था। तो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का एरिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, b प्लस में n डैश y इंटू में y। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाया था, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। बात आती है यहां पर कि आपने अपने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन को अगर डिजाइन करना है तो डिजाइन का मतलब क्या होता है, उसकी डेप्थ कितनी, उसकी विड्थ कितनी, ये पता ना लगाना पड़ेगा ना। तो भैया यहां पर आपको y तो पता है, n भी पता है। n क्या है यहां पर? स्लोप है। कौन से वाला, जो मैंने यहां पर निकाला था ना, 1/2 का स्लोप। तो यहां पर ये जो है ना, ये हाफ, ये जनरली वैल्यू ऑफ n डैश, याद रखो। ठीक है, ये 1 बनाना हमेशा, तो वो n डैश बन जाएगा। क्लियर है? बात आती है कि मैं यहां पर लिखूंगा प्यारे दोस्तों, एरिया तो मुझे पता है 49.5 है, b प्लस में हाफ ऑफ 2.5 इंटू में 2.5। मैं सॉल्व कर सकता हूं b के लिए। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी b की वैल्यू आ रही है जेंटलमैन 17.18 सेंटीमीटर आई थिंक। ये मेरा यहां से विड्थ ऑफ द सेक्शन आ चुका है। अब एक चीज और मैं जानता हूं, मेरे को विड्थ ऑफ द सेक्शन पता लग गया तो पेरीमीटर निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे देखेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था,
बी प्लस में 2y इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस में n डैश का स्क्वायर। ये फॉर्मूले मैंने सारी चीजें आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे, जो मैंने इरिगेशन का इससे पहले वाला लेक्चर करवाया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करो, y पता ही है 2.5 है, n डैश पता ही है, तो पेरीमीटर आ जाएगा आप लोगों का 22.7। यहां से आपका पेरीमीटर आ गया 22.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों जरा ध्यान देना, ये मीटर है, सारी यूनिट्स मीटर में आई हुई है। आपको A पता लग गया, आपको P पता लग गया। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ? हाउ विल यू फाइंड? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A एंड P here, you will get the R। R का वैल्यू मैं आपको बता देता हूं 2.02 आ रहा है, समझ आ रहा है? और सारी चीजें गिवन है आपको, y गिवन, r गिवन, n गिवन, s गिवन, सारा पता लग गया ना। आपको विड्थ ऑफ द सेक्शन भी पता लग गई है सॉल्व करने के बाद, कैसे वो देखा आपने। अब ध्यान दो, मेन चीज क्या था, क्रिटिकल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी। जरा ध्यान देना इसी चीज पर। सबसे पहली बात तो आपको मीन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। मीन वेलोसिटी निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कटर्स फॉर्मूला। कटर्स फॉर्मूला, अरे कटर्स फॉर्मूला क्या कहता है? जिसको नहीं पता मेरा लास्ट लेक्चर देखना, इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखवाया था, सारी चीजें पता लग चुकी है। कटर्स फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट करोगे और वैल्यू पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.12 मीटर पर सेकेंड। एंड यू नो दैट कि आपकी क्रिटिकल की वैल्यू आ रही थी, वी आर आ रहा था 1.087, वी एम आ रहा है 1.12। यू कैन से दैट वी आर नॉट इज इक्वल टू वी एम, हैंस नॉट सेटिस्फाइड। आपको अब क्या करना पड़ेगा, भैया ये सेक्शन किसी हालत में काम नहीं आएगा, ये फेल होगा, क्योंकि क्रिटिकल से ज्यादा आपकी वेलोसिटी है, स्कोरिंग होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या करोगे? तो यहां पर मैं कहूंगा कि इंक्रीज y एज 2.6, 2.7 करते रहो और चेक करते रहो जब तक VR और VM बराबर नहीं आ जाता। जिस पर आ गया वो आपका विड्थ और डेप्थ आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था कैनाडीज का। कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी प्रोसीजर पर आएगा, इसी प्रोसीजर पर आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक नंबर में नहीं आएगा, मैं बता दूं शिवानी जी, एक नंबर में नहीं आएगा। ये मेंस का क्वेश्चन था, मेंस में ही आएगा, डिजाइनिंग में। एक नंबर में तो ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखोगे। चले आगे चलते हैं। लेसी का क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि बच्चों की हालत देख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन में क्या हो गया है। मेन चीज आते हैं थ्योरी की तरफ। ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थ्योरी ऑफ सीपेज, बहुत आसान भी है, सॉइल मैकेनिक्स में आप लोगों ने जनरली पढ़ रखा है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थ्योरी ऑफ सीपेज। सबसे पहली बात आती है, लिखेंगे ऊपर थ्योरी ऑफ सीपेज। सीपेज क्या होता है? मैं कहना चाहूंगा, देखो कि पानी ना कई बारी, ये सपोज ये मिट्टी है और इस मिट्टी के ऊपर आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, सपोज इस स्ट्रक्चर की जो डेप्थ वेप्थ है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आपने मिट्टी के नीचे रख दिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर के इस साइड पूरा का पूरा पानी है। ये क्या है? वाटर। जरा समझ के चलना, अपने आप समझ में आ जाएगा सीपेज वीपेज क्या होता है। कई बार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ड्यू टू द हाई प्रेशर ग्रेडियंट। ये क्या है यार? मैं कहता हूं कि यहां पर ना प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, लेकिन यहां पर प्रेशर लो है, यहां पर प्रेशर लो है और यहां पर प्रेशर हाई है। तो आप लोग देखोगे जनरली जहां प्रेशर ज्यादा होता है ना, वहां से लो प्रेशर की तरफ चीज फ्लो करती है, पॉसिबल है। लेकिन यहां पर जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, ये सारी की सारी सॉइल क्या है? परवियस है। परवियस का मतलब इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं, वॉइड्स है।
आप देखोगे जब वहां से कोई चीज इसको दबा रही है और यहां पर पूरा का पूरा रास्ता है आने का, तो यू कैन से दैट ना कि ये पानी यहां से उठता 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 ये यहां पर आ जाएगा पूरा रास्ता फॉलो करते हुए। इसी चीज को फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द परवियस मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर ग्रेडियंट और डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट इज नोन टू बी एज द सीपेज। आया कि नहीं आया सीपेज क्या होता है, जरा समझ के देखना। यार मैं अभी किसी का कोई कमेंट नहीं पढ़ रहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी करते हैं, बात करते हैं, इसके बाद एक मोटिवेशनल लाने वाला हूं आपके लिए, फिर बात कर लेंगे, ठीक है। मैं बता दूं इसके बाद एक मोटिवेशनल आएगा आपके लिए, तो देख लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। दोबारा समझिए थोड़ा सा। हुआ क्या, किसी कारण से यहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है और यहां पर प्रेशर कम है। पानी है ना, तो पानी का प्रेशर है, यहां पर कुछ नहीं है तो कुछ प्रेशर नहीं, बहुत कम है। हाई प्रेशर के कारण ये मिट्टी जो है इसके अंदर वॉइड्स बहुत सारे हैं, छेद बहुत हैं। तो होता क्या है कि प्रेशर के कारण यहां से पानी फ्लो करता है मिट्टी के अंदर, पानी फ्लो करता करता इस साइड आ जाता है, ठीक है, समझो मेरी बात को, इस साइड पानी आ जाता है। इसी प्रोसेस को कहता हूं सीपेज। क्लियर हुआ? सो आई वुड लाइक टू डिफाइन इट। हाउ विल आई डिफाइन इट? कि भैया सीपेज इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ वाटर, ये मेरी भाषा है, जरा लिख लेना या समझ लेना कुछ भी। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू परवियस मीडियम। दिस इज एक्चुअली नोन एज द सीपेज। पानी का बहना एक परवियस मीडियम में सीपेज कहलाता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, ये सीपेज क्या नुकसानदायक है मेरे लिए? हाँ, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कैसे? जरा ध्यान देंगे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कि ये सीपेज आ रही है। अभी एक चीज आप बताओ, आपका पानी बहे जा रहा है, पानी बहे जा रहा है, कैसे बह रहा है? फाउंडेशन है या कोई स्ट्रक्चर है उसके नीचे से बह रहा है। कई बार ऐसी कंडीशन हो सकती है कि पानी के बहने से, जरा समझ के चलना मेरी इस चीज को प्यारे दोस्तों, पानी के बहने से क्या होता है कई बारी कि ये पास की जो मिट्टी है, ये पास की जो मिट्टी है ये भी बह जाती है। जैसे जैसे पानी बह रहा है उधर के एरिया की सारी मिट्टी तक बह चुकी है, यानी वो एरिया अंदर से खोखला हो गया है। कैसा बन गया? पाइप की तरह है। इमेजिन कर रहे हो ना, पिक्चर बन रही है ना दिमाग में जो कहना चाहता हूं। सो जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। व्हेन द वाटर फ्लोज बिलो द impervious structure or through the pervious medium, it sometimes causes sand to flow with it. अपने साथ कई बार मिट्टी को ले जाता है। जब मिट्टी ले गया तो खोखला एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक पाइप की तरह बना दिया, उसको कहता हूं पाइपिंग फेलियर। फेलियर का क्या मतलब हुआ? भैया खोखला बन चुका, ऊपर से पूरा का पूरा लोड आ रहा है, वो बैठ नहीं जाएगा। अरे 100% बैठेगा ना, नीचे कुछ है ही नहीं सपोर्ट के लायक। तो आई विल से दैट कि इट इज पाइपिंग फेलियर। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। जरा और समझो, सपोज ये पाइपिंग फेलियर नहीं कर रहा, सपोज ये पाइपिंग फेलियर कर ही नहीं रहा, लेकिन पानी के आने से अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ जाएगा यार। पानी आता है तो बोयंसी बढ़ जाती है, और बोयंसी बढ़ती है तो अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ता है। अब जरा इमेजिन करो, दलदल देखा है क्या कभी? दलदल में क्या होता है? आपको ऐसा लगता है कि आपको नीचे से कोई धक्का दे रहा है ऊपर की साइड, लगता है। दलदल में कभी गए हो, फंसे हो कभी? मत फंसना, सिविल इंजीनियर हो पहले ही समझ जाना दलदल है, ठीक है। दलदल में ऐसा होता है कि जब आप अपना उस पर पाँव रखते हो तो ऐसा लगता है वो आपके पाँव को जकड़ रहा है, लेकिन ऊपर भी फेंक रहा है, अपलिफ्ट प्रेशर पड़ रहा है। समटाइम्स यू कैन वॉच इट कि आप किसी भी एरिया पर, सपोज ये दलदली एरिया है, इसके अंदर पानी है, आपने यहां पर पैर रखा तो ये यहां से तो दब जाएगा लेकिन यहां से उठ जाएगा, तो ये क्या है? अपलिफ्ट है।
मेरी बात आ रही है कि नहीं आ रही देवी और सज्जनों, ये समझाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। दिस इज नोन टू बी एज द अपलिफ्ट प्रेशर। तो पानी के आने से अपलिफ्ट आ सकता है। अब जरा सोच के देखो कि आपका ये स्ट्रक्चर है और नीचे से कोई इस पर प्रेशर मार रहा है, ये स्ट्रक्चर हिलेगा, क्या ये ठीक रहेगा? ना ना ना, नहीं रहेगा। तो आई कैन से दैट कि देयर कैन बी अपलिफ्ट प्रेशर। तो यानी सीपेज मेरे लिए किसी भी हालत में ठीक नहीं है। सीपेज समझ आया? सीपेज के होने से दो फेलियर हो सकते हैं। कौन कौन से? पाइपिंग फेलियर एंड अपलिफ्ट प्रेशर। मैं उसको डिफाइन करूंगा, ढंग से करूंगा, टेंशन मत लो। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। एक बारी थम्स अप करके बताएंगे कि समझ आया कि नहीं आया जेंटलमैन। एक बारी थम्स अप करके बताएंगे वेदर गॉट दिस कंसेप्ट और नॉट। दिमाग में पिक्चर बन रही है कि नहीं बन रही, ये बताएंगे जल्दी से एक बारी थम्स अप करके, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, तो यहाँ पर बच्चे थर्ड लॉ और सेकंड लॉ में कंफ्यूज हो चुके हैं। यहाँ शुभम शर्मा को समझ नहीं आया, बाकी सबको आ गया है। तो फ्लो नेट बता दूँ, सॉइल मैकेनिक्स नहीं चल रही, वो उसमें ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। चलो आ गया। मैं शुभम शर्मा को एडवाइस करना चाहूँगा, एक बार ही देख लेना लेक्चर आप दोबारा से, तो समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहली बात, ये सीपेज के कारण जो मेरे फेलियर हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं? दो फेलियर हो रहे हैं। पहला होता है पाइपिंग फेलियर और दूसरा मेरा क्या होता है? अपलिफ्ट प्रेशर फेलियर। देखो मेरी बात को समझ के चलना मेरे प्यारे दोस्तों। ये पाइपिंग फेलियर क्यों होता है, पहले पाइपिंग को डिफाइन करता हूं, फिर अपलिफ्ट को करूंगा। सबसे बड़ी बात पहले आती है कि इसकी स्टडी जो करी है वो तीन बंदों ने करी। मेन कौन कौन? सबसे पहला आया मेरा ब्लिक्स। मैं ये सेंटेंस में नहीं लिखवा रहा, ये अपने आप समझ जाना। तीन बंदों ने स्टडी करी, मैं तीनों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दो को ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा। खोसला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो एई के लिए है, जेई में नहीं आता ज्यादा, ठीक है। एक आता है लेंस और एक आता है खोसला। इन तीनों ने स्टडी करी, तो सबसे पहले ब्लिक्स थ्योरी को लाऊंगा, फिर लेंस को लाऊंगा और फिर खोसला को लाऊंगा। तो पहले पाइपिंग फेलियर को समझो, फिर ब्लिक्स थ्योरी की तरफ आऊंगा मैं। सबसे पहली बात आती है कि पाइपिंग होती क्यों है। ये सपोज एक आपका स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के नीचे आपका कुछ ऐसा पानी जा रहा है। जरा समझना मेरी बात को कि सीपेज आ रही है। सीपेज क्यों आई? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अभी समझना कि अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, इसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अगर डाउनस्ट्रीम पर मेरा प्रेशर ग्रेडियंट, अगर डाउनस्ट्रीम पर प्रेशर मेरा जीरो नहीं होता, कुछ प्रेशर रहता है, समझना इस बात को। जो मैं बता रहा हूं 100% ठीक नहीं है, बट ऐसी चीज बताऊंगा कि पिक्चर दिमाग में बन जाएगी, भूलोगे नहीं कभी। समझो, अगर यहां पर प्रेशर जीरो है, सपोज यहां पर प्रेशर जीरो है, तो क्या होगा भैया? पानी आराम से यहां से होता होता निकल जाएगा आराम से बाहर को। मिट्टी को कुछ नहीं कर रहा, मिट्टी अपनी जगह पे है, पानी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, निकल गया ना, कोई नहीं, अब जो होना है तो हो गया। लेकिन अगर यहां पर कुछ प्रेशर मैंने दे दिया, सपोज ये जीरो नहीं है, कुछ प्रेशर मैंने दे दिया, अब क्या होगा? आपने क्या करा कि यहां से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये मिट्टी यहां से दबेगी, पीछे की तरफ पुश कर रहे हो आप मिट्टी को। जैसे जैसे आप पुश कर रहे हो मिट्टी को, वो मिट्टी दबती जा रही है, मिट्टी दबती जा रही है, मिट्टी के वॉइड्स कम होते जा रहे हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको, कभी भी किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा, बट अभी अभी दिमाग में चीज आ रही है, वो डिस्कस कर रहा हूं। आई डोंट नो कैसे आई, मैंने सोचा भी नहीं कभी,
दिस इज रियलिटी की अभी अभी आ रही है, इसलिए बोल रहा हूं कि 100% ठीक नहीं है, बट समझोगे तो क्या पता सही लगे। प्रेशर डाला, मिट्टी को दबा रहे हो, मिट्टी को दबा रहे हो, वॉइड्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लिखते रहना ये बात, प्रेशर आप डाल रहे हो, मिट्टी को कॉम्पैक्ट कर रहे हो, कॉम्पैक्ट करने का मतलब वॉइड्स आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं, आपने वॉइड्स कम कर दिए, पानी को रास्ता ही नहीं मिल रहा, लेकिन पानी हाई प्रेशर के कारण जाना तो चाहता है, पानी को रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन पानी पर प्रेशर तो पड़ रहा है और ज्यादा पड़ रहा है, उस प्रेशर के कारण पानी जाना चाहता है। अब क्या होगा, पानी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, मिट्टी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। मैं जानता हूं पानी की तरफ बहुत सारी फौज है, लेकिन मिट्टी अकेला है, तो फौज मिट्टी को साथ लेकर निकल जाएगी। हाँ, तो यहां पर होगा क्या, पानी आएगा, मिट्टी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज्यादा प्रेशर होने के कारण मिट्टी को साथ लेकर निकल जाएगा। और जब मिट्टी निकल गई तो क्या हुआ, पाइपिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का। तो दिस इज एक्चुअली द कॉज ऑफ पाइपिंग। किसी किताब में नहीं लिखा आज तक, मैंने नहीं पढ़ा, तुम्हें पढ़ने को मिल जाए तो अच्छी बात है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं समझाने वाला, लिख के दे दूंगा, क्योंकि इतनी एनालिसिस तो आज तक मैंने नहीं करी थी, ये तो लेक्चर पढ़ाते हुए अभी अभी दिमाग में आई है। दिस इज रियलिटी, ठीक है। आज से पहले कभी बोला भी नहीं ऐसा मैंने, आया कि नहीं आया। पाइपिंग समझ आया, ये लिख लेना 3 शब्द। अब और सुनो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइपिंग कहां से कहां तक होती है, ऑलवेज फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू अपस्ट्रीम। क्यों भाई, क्योंकि यार डाउनस्ट्रीम से प्रेशर लगा रहे हो ना, तो पाइपिंग होने का मेन कॉज तो डाउनस्ट्रीम से आ रहा है, ठीक है। रीजन दूसरा रीजन क्या है, ये तो पहला रीजन हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ड्यू टू, पाइपिंग क्यों होती है, इट इज ड्यू टू नॉन जीरो प्रेशर। नॉन जीरो प्रेशर इंपॉर्टेंट, याद रखोगे आप लोग इसे भी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी गोइंग टू कंफ्यूज ओवर दिस कंसेप्ट, हैव टू लर्न इट, ओके। चलो भाई मुद्दे की बात पर आओ। अच्छा, मैंने आपको कहा कि भैया ब्लिक्स ने बहुत अच्छी थ्योरी पढ़ी और ब्लिक्स ने कुछ बातें कही, तो ब्लिक्स की बातों को जरा मद्देनजर रखेंगे। क्या बात आई, सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। सबसे पहले बात आती है ब्लिक्स थ्योरी की। देखो, ब्लिक्स थ्योरी की मुद्दे की बात यही लगी मुझे कि ब्लिक्स थ्योरी ने कहा कि यार जो इसमें हाइड्रोलिक लॉस हो रहा है, एक चीज आती है हेड लॉस। हेड लॉस तो समझते हो ना, पानी फ्लो करता है। जरा समझो हेड लॉस क्या होता है। देखो, सपोज मैंने कहा यहां पर पानी जो है वो स्टार्ट होके यहां की तरफ निकल रहा है, तो आपको पता है कि यहां पर हाई प्रेशर है, बट यहां पर जब आप कुछ देखोगे ना तो फ्रिक्शन के कारण वो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, तो ये जो रिड्यूस हो रहा है ना, इसको कहते हैं लॉस हो रहा है, हेड लॉस इसको कहते हैं, ठीक है। तो हेड लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा लेंथ के। कैसे, देखो इसने मेरे को कहा कि टोटल हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, या फिर मैं लिखना चाहूंगा हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ फ्लो। असल में इसकी ये बात ना बड़ी गलत लगी, इसने कहा तो कुछ और था लेकिन किताबें कुछ और अडॉप्ट कर गई। सुना मेरी बात को अभी, कि यहां पर सपोज मैंने कहा ये मेरा एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के नीचे से 2-3 मैंने ऐसे वर्टिकल कॉलम लगा रखे हैं, ठीक है। पानी यहां से आ रहा है, वो पानी क्या कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, ऐसे 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 और यहां से निकल रहा है, ठीक है। सबसे पहली असम्पशन बता देता हूं मैं इसकी, ब्लिक्स थ्योरी की क्या असम्पशन थी। सबसे पहली असम्पशन यही थी कि पानी जो फ्लो करेगा वो ऑब्स्ट्रक्शंस के साथ साथ करेगा। वाटर फ्लो, या मैं लिखूंगा सीपेज जो होगी मेरी वो किसके साथ होगी, ऑलवेज अलोंग इम्परवियस स्ट्रक्चर, इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शंस या बैरियर, ऐसा लिखना। ये पहली असम्पशन थी, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये जो टोटल लेंथ ऑफ द फ्लो कर रहा है, मैंने कहा सपोज ये लेंथ जो है मेरी वो है L1 और यहां से यहां तक है L2, ये वाली डेप्थ है D1, ये D2 और ये D3। तो आई कैन से दैट कि टोटल लेंथ ऑफ द फ्लो कितनी होगी,
D1 प्लस D2 प्लस L1 प्लस D2 D2, तो L1 प्लस ट्वाइस ऑफ D1 प्लस ट्वाइस ऑफ D2 प्लस L2 प्लस में ट्वाइस ऑफ D3। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां से इस लेंथ को क्या कहते हैं? क्रीप लेंथ। ये जो लेंथ ऑफ द फ्लो है ना, इसको कहते हैं क्रीप लेंथ। और देखो ब्लिक्स का मानना ठीक था, ब्लिक्स का मानना ठीक था, लेकिन वो डिटेल में नहीं गया कि जैसे जैसे फ्लो करता रहेगा वैसे वैसे लॉस होता रहेगा, यानी हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द फ्लो। ठीक माना इसने। ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्रीप लेंथ आया कि नहीं आया? एक और चीज, क्रीप को अगर मैं देखूं तो क्या है क्रीप? क्रीप कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक चीज को समझते रहना, मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थ्योरी नहीं लिखवा रहा बट समझा रहा हूं, ठीक है? क्रीप क्या होता है? क्रीप कहलाता है फ्लो। बस दो तरीके से फ्लो हो रहा है, एक कहलाता है वर्टिकली डायरेक्शन, एक कहलाता है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। तो दो तरीके से हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ब्लिक्स का मानना था कि हॉरिजॉन्टली फ्लो करे चाहे वर्टिकली फ्लो करे सेम इफेक्ट डाल रहा है। इसका यह मानना था, जरा मुद्दे की बात बता रहा हूं, आगे काम आएगी, सुनना इस बात को। इसका यह मानना था कि चाहे ये हॉरिजॉन्टली चाहे वर्टिकली दोनों सेम इफेक्ट डाल रहे हैं, किसी तरह का कोई इफेक्ट अलग नहीं आ रहा, ठीक है? ये इसने माना, ये अजम्पशन थी इसकी। तो 3-4 अजम्पशन लिखवाई, वो याद रखेंगे। मैं यहां से कह सकता हूं HL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल लेंथ। और एक चीज और जानता हूं भैया, एक टर्म आती है मेरे पास जिसको मैं कहता हूं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसको मैं कहता हूं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और उसका फॉर्मूला होता है HL/N, टोटल हेड लॉस अपॉन में टोटल क्रीप लेंथ, वो कहलाता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और इसका एक और चीज मानना था कि हेड लॉस पर यूनिट लेंथ यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे HL बढ़ रहा है, और जब दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं तो रेशियो तो सेम ही देगा। तो इसने कहा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, बट असलियत में नहीं होता है ऐसा, ठीक है? ये गलती करा इसने, ये गलती कर गया ये, ठीक है? तो ये कुछ assumptions मैंने लिखवाई। अब मैं मेजर चीज पर आता हूं कि अकॉर्डिंग टू ब्लिक्स इसने ये कंडीशन मुझे बताई, HL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहां से मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि HL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। HL इज इक्वल टू, मैं एक कॉफिशिएंट लगाऊंगा जिसको मैं कहता हूं ब्लिक्स कॉफिशिएंट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो बहुत ज्यादा हो गया यार, सॉरी मैं उल्टा लिख गया यहां से। इस ब्लिक्स कॉफिशिएंट को यहां लिखो यार, इस ब्लिक्स कॉफिशिएंट को यहां लिख दो। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि C इज इक्वल टू मैं 1/HL/L। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये क्या है? ये कहलाता है ब्लिक्स कॉफिशिएंट, और ब्लिक्स कॉफिशिएंट की ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 5 से लेकर 15 तक। एक क्राइटेरिया है, यू हैव टू लर्न इट, ध्यान रखना, ठीक है? आगे मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, अपलिफ्ट के कारण भी तो कुछ ना कुछ फेलियर होने के चांस है। ध्यान देना इस चीज पर जो बताने जा रहा हूं अभी मैं आपको। देखो अपलिफ्ट में कैसे फेलियर हो सकता है? आपके पास कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर पर आपने क्या कर रखा है? सीपेज के कारण दुनिया भर का ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, रोकना है। कैसे रोकूं? या तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका वजन बढ़ा देता हूं, अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर का वजन बढ़ा देता हूं तो काउंटर एक्ट कर जाएगा, बच जाएगा। सिंपल सी बात है, जितना नीचे से पड़ रहा है उतना ऊपर बढ़ा दो। लेकिन आसान नहीं होता बढ़ाना, ऐसे पॉसिबल भी नहीं होता कि आप स्ट्रक्चर का वजन बढ़ा दोगे, नहीं नहीं नहीं। तो आप क्या करते हो? इसको रोकने के लिए, इसका वजन बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? इसमें जो एक बेस प्रोवाइड करोगे, एक बेस प्रोवाइड करते हैं हम, जिसकी थिकनेस जो होती है ये पूरा का पूरा अपलिफ्ट प्रेशर पर डिपेंड करती है। जिस हिसाब से अपलिफ्ट प्रेशर आएगा उस हिसाब से इसकी थिकनेस दूंगा। सपोज h इज द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, h is the height of structure and this is the thickness of the base. You have to provide this base to reduce uplift pressure effect. ठीक है? तो यहां से ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि ब्लिक्स ने दिया, सॉरी। तो T इज इक्वल टू में
h अपॉन में gs माइनस 1, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी और कुछ नहीं है, याद रखोगे। दिस इज द स्पेसिफिक, यहां लिख देते हैं, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। ये बात आपको याद रखनी है, समझ आया होगा, इमेज बनी होगी दिमाग में। तो ये अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो शायद बच जाएगा वहां पर, तो इसकी टी की डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अभी ब्लिक्स ने मेरे को मेन चीजें तो बताई, ब्लिक्स की थोड़ी सी लिमिटेशन भी देखो। मैंने आपको पहली बात बताई, लिमिटेशन क्या है यार, इसने पहली चीज तो मेरे को कहा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट है। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। हाइड्रोलिक लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज